गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको पार्ट शेयरिंग के टॉपिक का इंट्रोडक्शन करवाया था। पार्ट शेयरिंग क्या होती है मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जब जो पार होती है वो शेयर्ड हो जाती है गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में या ऑर्गन्स में, देन दैट इज़ नोन एज पार्ट शेयरिंग। तो आई होप आपको इतना पूरा क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमने कुछ कंडीशंस पढ़े थे, जैसे कि हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा था। फिर हमने बेल्जियम के जो कैपिटल है, बेल्जियम की कैपिटल क्या थी, ब्रुसेल्स, उसके बारे में पढ़ा था कि ब्रुसेल्स में क्या कंडीशंस थी। तो आपको याद होगा यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, बेल्जियम में हमने पढ़ा था कि जो डच कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी में है और जो फ्रेंच कम्युनिटी थी वो माइनॉरिटी में थी। लेकिन ब्रुसेल्स जो इसकी कैपिटल है वहाँ पे जो कंडीशंस थी वो जस्ट रिवर्स थी। जस्ट रिवर्स का मतलब ब्रुसेल्स में क्या थी, जो फ्रेंच थी कम्युनिटी, फ्रेंच कम्युनिटी वो मेजॉरिटी में थी और जो डच कम्युनिटी थी वो माइनॉरिटी में थी। अब हम दूसरी कंडीशन की बात करें, यहाँ पे हमने पढ़ा था श्रीलंका। श्रीलंका का केस पढ़ा था आपको, आई होप श्रीलंका का केस भी याद होगा। यहाँ पे हमने दो कम्युनिटीज़ पढ़ी थी, एक थे तमिल स्पीकर, एक थे सिन्हाला स्पीकर। सिन्हाला स्पीकर श्रीलंका में क्या थे, मेजॉरिटी ग्रुप थी और तमिल स्पीकर श्रीलंका में क्या थे, माइनॉरिटी ग्रुप। तमिल स्पीकर्स फर्दर क्लासिफाइड थे या डिवाइडेड थे, हम कह सकते हैं दो ग्रुप्स थे, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल। श्रीलंकन तमिल वो थे जो नेटिव्स थे, वहीं के रहने वाले थे, और इंडियन तमिल वो थे जिनके फोर फादर्स कभी श्रीलंका गए थे इंडिया से। तो इन दो कंडीशन में हमने, आपको याद होगा, ये पढ़ा था कि श्रीलंका में जो प्रोसीजर या जो हम कह लें प्रोसेस लाया जाता था, मेजॉरिटिज्म का लगाया जाता था। मेजॉरिटिज्म का प्रोसीजर के हिसाब से क्या था कि जो पार्टी या जो लैंग्वेज ग्रुप मेजॉरिटी में कंट्रोल उसी का होगा या उसी की गवर्नमेंट होगी। यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, लेकिन वो अपनी पॉलिसी सारी किसके हिसाब से बनाती थी, जो सिन्हाला कम्युनिटी कहती थी। फिर हमने पढ़ा था कि वहाँ पे श्रीलंका पे इवन जो सिन्हाला लैंग्वेज था उसे ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर कर दिया गया था। किसी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर करने का मतलब है कि हर ऑफिस वर्क जो है वो उसी लैंग्वेज में कंप्लीट होगा। तो ये श्रीलंका में केस हो गया था। इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो तमिल स्पीकर्स थे उन्हें कहीं ना कहीं एलियनेशन की फीलिंग आ रही थी, या फिर हम कह लें उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जो हमारे राइट्स हैं या जो हमारी बातें हैं उनको गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, हमें कोई भी राइट या कोई भी अथॉरिटी इस कंट्री में नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट का एक कहीं ना कहीं लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ तक आपने ये सारी कंडीशन लास्ट क्लास में पढ़ी थी, जो अभी मैंने आपको पूरी एक बार रिकॉल करवा दी है। अब हम इसके आगे का चैप्टर करते हैं। तो इसके आगे पेज नंबर 4, टेक आउट पेज नंबर 4। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पूरा पेज नंबर 3 में तक समझा दिया था। पेज नंबर 4 फर्स्ट लाइन, द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे, मैंने आपको कहा ही यहाँ पे श्रीलंका में दो तरीके की लैंग्वेज ग्रुप्स थी, एक थी सिन्हाला और दूसरी ग्रुप कौन से थे, तमिल्स। तो इसमें ही मैंने आपको बताया था श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल। अब तमिल्स में जो श्रीलंकन तमिल थे, जो लोग श्रीलंकन तमिल्स थे वो क्या कर रहे थे, वो अपनी पार्टीज़ बना रहे थे, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, या फिर अपने कुछ ग्रुप्स में अपने आप को एसोसिएट कर रहे थे। मतलब उनने क्या किया, श्रीलंकन तमिल्स को जब लगा कि हमारी कोई भी राइट्स नहीं देखे जा रहे हैं, गवर्नमेंट हमारे लिए कोई भी चीज़ या कोई भी डिसीजन नहीं ले लिए, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जितने भी श्रीलंकन तमिल्स थे उनको इकट्ठा कर पार्टीज़ बना ली या फिर ऑर्गेनाइजेशन बना ली, और वो गवर्नमेंट से डिमांड करने लगे कि तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर किया जाए। अभी तक कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज थी यहाँ पे, सिन्हाला। अब वो कह रहे थे कि यहाँ पे जो तमिल लैंग्वेज है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज करा जाए। But their demand for more autonomy to provinces populated by the Tamils was repeatedly denied. By 1980s, denied का मतलब होता है मना करना, denied का मतलब मना करना। तो ये इन लोग ने जो ग्रुप्स बनाए थे या फिर हम कह लें जो पार्टीज ऑर्गेनाइज की थी,
इनका कंटिन्यूसली गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे थे कि हमारी जो लैंग्वेज है तमिल उसे ऑफिशियल लैंग्वेज क्रिएट कर दीजिए, बट कंटिन्यूसली गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि इनका जो डिमांड था उसे रिजेक्ट कर दे रही थी, उसे मना कर दे रही थी और तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं कंसिडर किया जा रहा था। By 1980, several political organizations were formed demanding an independent Tamil elam state in northern and eastern parts of Sri Lanka. The distrust between the two communities turned into widespread conflict. It soon turned into a civil war. तो यहाँ तक आपने सिचुएशन पढ़ा। यहाँ पे मैंने अभी आपको कहा क्या हुआ था, श्रीलंका में सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर कर दिया गया था। अब जब सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर किया गया, सारे राइट्स सिन्हाला के पास है, तो कहीं ना कहीं जो तमिल स्पीकर्स थे, जो तमिल भाषा बोलते थे, उन्हें लगा कि हमारी कंट्री में हमारी कोई राइट्स नहीं है, हमारी कोई पोजीशन नहीं है। उस वजह से क्या हुआ था कि जो तमिल स्पीकर्स थे, इसमें जो श्रीलंकन तमिल्स थे, उनने कहा कि तमिल लैंग्वेज को आप ऑफिशियल लैंग्वेज बता दीजिए। अब जब तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात आई तो वहाँ की श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी उनने इस बात को रिजेक्ट कर दिया। जब उन्होंने इस बात को रिजेक्ट कर दिया, कई बार हुआ तमिल्स ने ये प्रपोजल एक आइडिया रखा कि जो हमारा तमिल है उस भाषा को ऑफिशियली बता दीजिए, बट ये बार बार डिनाई होता गया। अब क्या हुआ कि जो यहाँ पे सिचुएशन हो गई, वो सिचुएशन एक सिविल वॉर की तरह हो गई। सिविल वॉर क्या होता है? सिविल वॉर एक तरीके का वॉर या एक तरीके की लड़ाई होती किसी कंट्री में जैसे वेपन्स का यूज़ नहीं होता। वेपन्स का यूज़ नहीं होता, सिर्फ एक कंट्री में आपस में किसी दो कम्युनिटी के बीच में या कुछ कम्युनिटीज़ के बीच में, चाहे वो लैंग्वेज बेसिस हो, रिलीजन बेसिस हो, अगर लड़ाई हो रही है तो उसे सिविल वॉर कहते हैं। मतलब वो बाहर से कोई और कंट्री उसे नहीं ऑब्जर्व कर सकती, वो कंट्री के अंदर ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो हो जाता है वो सिविल वॉर कहलाता है। यहाँ पे आपकी शायद डेफिनेशन भी ये लिखा है ग्लोसरी में, सिविल वॉर अ वायलेंट conflict between opposing groups within a country that becomes so intense that it appears like a war। एक ऐसी सिचुएशन कंट्री में, एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, मतलब कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक लड़ाई की ऐसी सिचुएशन जो बाहर से नहीं दिख रही लेकिन कंट्री के अंदर इतना ज़्यादा उस बात को लेकर लड़ाई है कि वो एक वॉर की तरह दिखने लगता है, तो उसे सिविल वॉर कहते हैं। तो यहाँ पे वही हो रहा था, तमिल्स गुस्सा थे और सिन्हाला भी नहीं दे रहे थे, तो इन दो कम्युनिटीज़ के बीच कहीं ना कहीं एक वॉर की तरह सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। As a result, thousands of people of both the communities have been killed. Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihoods। तो फिर यहाँ पे हमें पता ही है जैसे कि कहीं पे भी अगर वॉर होती है, वॉर के क्या इम्पैक्ट होते हैं, लोगों का जो भी घर होता है, जो भी रेजिडेंस होता है, वो उनसे लॉस्ट हो जाता है, उनकी लाइवलीहुड लॉस्ट हो जाती है। तो वही सिचुएशन यहाँ पे हुआ था, लाइफ्स लॉस्ट हो गई, लोगों की जानें गई, जो भी उनका लाइवलीहुड था, डेली वर्क था, वो सारी चीज़ें उनसे खो गई थी। बट द सिविल वॉर हैज़ कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे ये पूरा पैराग्राफ आपका श्रीलंका का ओवर हुआ। तो श्रीलंका में सिचुएशन क्या हो गया था, मैं एक बार आपको पूरा रिकॉल कर रही। श्रीलंका में दो ग्रुप्स थे स्पीकिंग के, एक सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे, एक तमिल्स बोलते थे। तमिल्स में ही दो कैटेगरी थी, एक श्रीलंकन तमिल्स थे और एक कौन थे, इंडियन तमिल्स। एक इंडियन तमिल्स थे, एक श्रीलंकन तमिल्स थे। अब प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पे सिन्हाला जो स्पीकर्स थे, सिन्हाला स्पीकर्स की परसेंटेज काफ़ी हाई थी एज़ कम्पेयर टू तमिल स्पीकर्स। तो इनकी परसेंटेज हाई होने की वजह से सिन्हाला स्पीकर्स ने क्या किया कि इनने गवर्नमेंट को फोर्स कर जितने लॉ एंड ऑर्डर थे वो अपने फेवर में लेने स्टार्ट कर दिए। जितने भी जैसे कोई एक्ट निकल रहे हैं या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल जो सिन्हाला लैंग्वेज है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज में क्रिएट करवाएं, तो सारी चीज़ें वो अपने हिसाब से करवाने लगे। जब ये काम वो करने लगे तो कहीं ना कहीं जो श्रीलंकन तमिल्स थे, इन्हें ऐसा लगने लगा कि हमारी कंट्री में हमारी कोई पोजीशन नहीं रही। इस वजह से क्या हुआ कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनने भी डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। उनने अपनी पार्टीज़ बनाई, कुछ लोगों को इकट्ठा किया और ये डिमांड करना स्टार्ट कर दिया कि जो तमिल भाषा है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज
ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब से माना जाए। लेकिन ऐसा कई बार हुआ कि गवर्नमेंट ने उनके इस आइडिया को या उनके इस प्रपोजल को डिनाई करते गए, रिजेक्ट कर दिया। आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ कि कंट्री में एक सिचुएशन क्रिएट हो गई जिसका नाम था सिविल वॉर। सिविल वॉर किसी कंट्री में वो सिचुएशन होती है जहाँ पे हम वेपन्स का यूज़ नहीं करते। ये नहीं है कि दोनों कम्युनिटी एक दूसरे के साथ लड़ने एकदम वॉर की तरह लड़ेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन बिना वेपन्स के जो कंट्री के अंदर एक लड़ाई चल रही है उसे हम सिविल वॉर कहते हैं। तो फिर वो सिचुएशन आ गई और एट लास्ट क्या हुआ कि लोगों के जाने की, काफ़ी लोगों ने अपनी जो लाइफ्स थी उसे लॉस कर दिया, जो लाइवलीहुड्स थे, जो भी उनके डेली वर्क थे या जो भी उनकी मनी के अर्निंग के जो सोर्सेस थे उन सबको लॉस कर दिया था। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था श्रीलंका के लिए मेजॉरिटिज्म रूल का। और हमारे पास भी एक एक्सपीरियंस था कि अगर कहीं पे मेजॉरिटी रूल है तो वहाँ पे क्या सिचुएशन हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे मेजॉरिटी रूल में ही हुआ, सिन्हाला मेजॉरिटी उसमें था और जब उसने रूल करना स्टार्ट किया तो हमने देखा क्या इम्पैक्ट पूरी कंट्री में पड़ा था। तो आई होप आपको पूरा यहाँ तक क्लियर हो गया होगा श्रीलंका का केस। अब हम नेक्स्ट उसमें बेल्जियम और ब्रूसलेस का केस लेंगे। तो ये पूरा केस आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, एक्कोमोडेशन इन बेल्जियम। द बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पार्ट। यहाँ पे बेल्जियम और ब्रूसलेस का मैंने अभी आपको बताया था। मेजॉरिटी में बेल्जियम में कौन था? मेजॉरिटी में कौन था? हमारा डच। और माइनॉरिटी में कौन था? हमारा फ्रेंच। यहाँ पे ब्रूसलेस में मेजॉरिटी में कौन था? फ्रेंच। और माइनॉरिटी में हमारे पास कौन था? डच। तो यहाँ पे एक सिचुएशन आपको याद होगी, मैंने उस दिन आपको कहा था लास्ट क्लास में कि बेल्जियम में जो माइनॉरिटी थे, फ्रेंच ग्रुप जो था वो काफ़ी रिच था और काफ़ी अच्छी पोजीशंस में थे। ये कंट्री में काफ़ी हाई पोजीशंस में बैठते थे और काफ़ी रिच सोसाइटी से बिलोंग करते थे। लेकिन बेल्जियम में जो भी लॉ एंड ऑर्डर था वो किसके हिसाब से लिया जाता था? डच के हिसाब से। फ्रेंच को नज़रअंदाज कर दिया जाता था। यहाँ पे एक और कम्युनिटी के बारे में पढ़ा था आपने, जर्मन के बारे में। लेकिन हम मेनली दो कम्युनिटीज़ की बात करें क्योंकि ये दो कम्युनिटीज़ हम ब्रूसलेस में भी देख रहे हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक, accommodation in Belgium. The Belgian leaders took a different part. They recognized the existence of regional differences and cultural diversities. जो बेल्जियन लीडर्स थे उनने एक अलग तरीका अपनाया, एक उस तरीके को हम अभी पढ़ते हैं। बिटवीन 1970 एंड 1993 डे अमेंडमेंट होता है बनाना और फॉलो करवाना, ठीक है। डे अमेंडमेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन 4 times so as to work out an arrangement that could enable everyone to live together within the same country. यहाँ पे ये जो लाइन आ रही है, बेल्जियम में क्या हुआ था, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था वो 4 बार बना था। 4 times उनने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, चेंजेस किए थे, मतलब पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन 4 times बनाया था। ये जो लाइन है ये आपके MCQ में बहुत बार आ चुकी है कि बेल्जियम में जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कितने टाइम अमेंड हुआ था, तो 4 times अमेंड हुआ था। इस बात को आप याद रखोगे। इनने ये कॉन्स्टिट्यूशन बार बार अमेंड क्यों किया था? जिससे कि यहाँ पे जितने लोग रह रहे हैं वो सेटिस्फैक्टली या सेटिस्फाइड होकर अपनी कंट्री में एक तरीके से रह सकें। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव। हियर आर द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल। तो यहाँ पे बेल्जियम का जो गवर्नमेंट थी वो काफ़ी अच्छे से उनने मैनेज की थी इस गवर्नमेंट को। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन था अभी तक आपने पढ़ा वो 4 times लिया गया था क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिटीज़ के बीच डिफरेंस था वो नहीं चाहते थे कि जो सिचुएशन श्रीलंका में सिविल वॉर की तरह हुई थी वो सिचुएशन बेल्जियम में भी हो। तो उनने एक अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया था जिसके बारे में आप आगे पढ़ोगे और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का फॉर्म होता है जो कि आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि बेल्जियम में 3rd फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या था या कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या था। तो फिर इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पूरी क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम आगे कुछ पॉइंट्स पाएंगे कि बेल्जियम में जो गवर्नमेंट लाए थे या बेल्जियम में जो नया गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया था उस गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर्स थे। फर्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सम स्पेशल लॉज
require the support of majority of members from each linguistic group, thus no single community can make decision unilaterally. Unilaterally का मतलब होता है single sided, मतलब एक किसी के डिसीजन। तो यहाँ पे बेल्जियम में सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि बेल्जियम में जो गवर्नमेंट बनाई गई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसमें ये कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मेंबर्स होंगे वो इक्वल होंगे फ्रॉम बोथ द कम्युनिटीज़, डच के भी फ्रेंच के भी, दोनों कम्युनिटीज़ के मेंबर्स जो हैं वो इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने मान लिया कि बेल्जियम में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पे कितने मेंबर्स हैं, 100 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो 50 मेंबर्स डच के होंगे, तो 50 मेंबर्स फ्रेंच के होंगे। ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है जिससे कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया तो उस डिसीजन में डच भी बोलेगा, फ्रेंच भी बोलेगा। अगर ये रेशियो हम देखते हैं यहाँ 70 होता है, यहाँ 30 होता, तो क्या होता, डच अपने फेवर में डिसीजन लेता। तो उस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हमने दोनों कम्युनिटीज़ से इक्वल मेंबर्स को बैठाया जिससे कोई ऐसा डिसीजन ना लिया जाए जो कि किसी एक कम्युनिटी को फेवर करने वाला हो। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल याद होगा कि इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, आपने 8th क्लास में पढ़ा था, तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय इंडिया में भी जितने मेंबर्स बैठाए गए थे वो मेंबर्स सारे कम्युनिटीज़ से लिया गया था कि सारे कम्युनिटीज़ के जितने लोग थे वो आए थे, चाहे दो करके रिप्रेजेंटेटिव आए थे, लेकिन सब बैठे थे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होते समय, क्योंकि ऐसा ना हो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी एक ग्रुप का या किसी एक कम्युनिटी के जो राइट्स हैं या फिर जो उनके कल्चरल या ट्रेडिशनल जो भी चीज़ें हैं उनको किसी को हम नज़रअंदाज कर दें या कोई चीज़ हम ना लें। इसी तरीके से यहाँ बेल्जियम में भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई गई थी इसमें सारे मेंबर्स इक्वल लिए गए थे जिससे कि जो डिसीजन है वो कोई एक ना ले, ये दोनों ही डिसीजन लें। फॉर एग्जांपल अगर कोई डच पर्सन है, अगर डच ये कहेगा कि डच लैंग्वेज को ऑफिशियल क्रिएट किया जाए तो फ्रेंच उसका अपोज करेगा, अगर फ्रेंच ये बात कहेगा तो डच अपोज करेगा। लेकिन अभी क्या होता है, अगर यही 70 और 30 का रेशियो होता तो डच ने कहा कि ऑफिशियल लैंग्वेज डच होगा तो वो ऑर्डर फॉलो करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे तो मेंबर्स कम थे ना। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए वहाँ पे उन्होंने बराबर इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स को लिया था। दूसरा सेकेंड पॉइंट, many parts of the central government have been given to state governments of the two regions of the country. The state government are not subordinate to the central government. दूसरे पॉइंट में हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट था इसने अपने काफ़ी पार्ट जो थे वो किसको दे दिए थे, स्टेट गवर्नमेंट को। यहाँ पे मतलब 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने पढ़ लिए, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हम पढ़ चुके हैं। तो इनने लगभग अपने पार्ट किसे दे रखे थे, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया था। इन्हें अपने लगभग पार्ट किसे दे दिए थे, स्टेट गवर्नमेंट को, थोड़े बहुत पार्ट स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए थे। और सब ऑर्डिनेट का मतलब ये कि स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई वर्क कर रहा है तो उसे हर समय सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं पूछना पड़ेगा, वो इंडिपेंडेंट है लेकिन कुछ हद तक वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, लेकिन वो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वर्क नहीं करेगा। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है, ब्रूसलेस हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच द बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रूसलेस बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फिर यहाँ पे ब्रूसलेस में एक सेपरेट गवर्नमेंट हुई जिसमें कम्युनिटीज़ के बेसिस में गवर्नमेंट बनाई गई। और इसमें क्या हुआ था कि ब्रूसलेस में फ्रेंच और डच दोनों ने ही इस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया था और इसे हम कहीं ना कहीं कम्युनिटी गवर्नमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज कम्युनिटी गवर्नमेंट इज सिलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग। No matter where they live, this government has the power regarding cultural, educational and language related issues. तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ पॉइंट में आपको उसी गवर्नमेंट के बारे में बताया जा रहा है। बेल्जियम में थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी थी, एक फर्स्ट ये होगी, सेकंड ये होगी, थर्ड थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी वो हर लैंग्वेज कम्युनिटी के हिसाब से बनाई गई थी। ये लैंग्वेज के जो कल्चरल और ट्रेडिशनल राइट्स थे उन्हें सेव करने में या उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये गवर्नमेंट वर्क करती थी। You might find the Belgian model very complicated, and indeed is very complicated even for people living in Belgium. But these arrangements have worked well so far.
They help to avoid civic strife between the two major communities and a possible division of the country on linguistic lines. When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarters. तो यहाँ पे आपने देखा कि जो एक डिवीज़न था गवर्नमेंट का वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। मतलब आप देख रहे हो कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है, देन स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, स्टेट गवर्नमेंट अलग वर्क करेगी, वो उसके अंडर वर्क करेगी, लेकिन पूरी तरीके से उस पर डिपेंड नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट पे। फिर हमने पढ़ा थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट लिया गया। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर था, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिससे कि जो बेल्जियम में एक फ़ाइट हो सकती थी, ये बेल्जियम का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता था ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, वो डिस्ट्रीब्यूशन को हम रोक सकें। तो भी यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर हम नहीं करते ऐसा, जैसे ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं लेते, तो हमारे पास सिचुएशन यहाँ की तरह हो जाती। कंट्री जो होती है वो यूनाइटली वर्क नहीं कर पाती। तो बेल्जियम में ये जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किए गए, इससे क्या हुआ कि बेल्जियम जो है, बेल्जियम और ब्रूसलेस वो यूनाइट होकर रही, और वहाँ पे कोई सिविल वॉर की तरह का सिचुएशन अराइज नहीं हो पाया। बाद में जब और कंट्रीज़ भी साथ आई तो ब्रूसलेस को हेडक्वार्टर्स चुना गया, और इनकी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ, इनका जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है वो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद आगे का हम पढ़ते हैं, What do we learn from these two stories of Belgium and Sri Lanka? Both are democracies, yet they deal with the question of power sharing differently. तो ये लाइन आपके पास सही है। सही में हमने देखा बेल्जियम हो गया या श्रीलंका हो गया, दोनों में डेमोक्रेसी थी, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस आपको दिखा? दोनों में आपको देखा कि श्रीलंका जो था वहाँ पे दो कम्युनिटीज़ थी, लेकिन उनमें क्या हुआ, उनमें लड़ाई हो गई लैंग्वेज के डिवीज़न के बेसिस पे। क्योंकि मेजर रीज़न क्या था यहाँ पे लड़ाई होने का? मेजर रीज़न ये था कि यहाँ पे जो राइट्स थे वो मेजॉरिटी ग्रुप्स को दिए जाए थे। जब इक्वालिटी नहीं थी तो लोगों ने अपना प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, जिन लोगों को राइट्स नहीं मिल रहे थे। और हमने देखा श्रीलंका में गवर्नमेंट जो थी वो सही से वर्क नहीं कर पाई, या वहाँ पे एक सिविल वॉर का सिचुएशन आ गया। वहीं पे अगर हम बात करें बेल्जियम की, सिचुएशन सेम थी, यहाँ भी दो लैंग्वेज ग्रुप्स थे, लेकिन यहाँ पे क्या किया उन्होंने, एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर अलग कर लिया, 3 लेवल्स में गवर्नमेंट को कर दिया। इससे जो सिविल वॉर की सिचुएशन थी उसको पूरी तरीके से उन्होंने अवॉइड कर दिया। यहाँ पे उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स को लिए, चाहे वो डच हो चाहे फ्रेंच कम्युनिटी के हो, मतलब कोई मेजॉरिटी हो माइनॉरिटी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट पे। उसके बाद उनने स्टेट गवर्नमेंट बनाई, स्टेट गवर्नमेंट को उनने इंडिपेंडेंटली वर्क करने का ऑर्डर दे दिया। तो वे उसके बाद उनने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, जो कि अगर इन सब के बाद भी किसी लैंग्वेज कम्युनिटी को या लिंग्विस्टिक कम्युनिटी को लगता है कि मेरे जो राइट्स हैं उन्हें प्रॉपरली नहीं ध्यान में रखा जा रहा है, तो उस कंडीशन में वो कम्युनिटी गवर्नमेंट को स्विच कर सकते हैं। तो इसलिए कम्युनिटी गवर्नमेंट को भी वहाँ पे बनाया गया। एट लास्ट हमने देखा यहाँ पे सिविल वॉर की सिचुएशन नहीं आई। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interests of different communities and regions. Such a realization resulted in mutually acceptable arrangements for sharing power. Sri Lanka shows us a contrasting example. It shows us that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. तो वे आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा कि पावर शेयरिंग किसे कहते हैं। ये जो हमने देखा पावर एक लेवल, सेकेंड, थर्ड, इनमें जो एक कंट्री की जो पावर है वो शेयर्ड हो गई, इसे ही हम पावर शेयरिंग कहते हैं। और पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी आपको समझ में आ गया। अगर पावर शेयरिंग नहीं हो तो कंट्री में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन अराइज हो जाती है। तो पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल आपको दिख गया, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है ये भी आपको समझ में आ गया। बेल्जियम के अलावा कोई और कंट्री आपके ध्यान में जहाँ पे पावर शेयरिंग है और पावर शेयरिंग की वजह से वहाँ पे कंट्री में कोई भी लड़ाई नहीं है सिविल वॉर जैसी? तो सही में वो एग्जांपल हमारी कंट्री है इंडिया। इंडिया में भी पावर शेयरिंग है। हम देखते हैं इंडिया में अलग अलग लेवल्स में गवर्नमेंट है, अलग अलग ऑर्गन्स में गवर्नमेंट है। यहाँ पे इंडिया में नहीं तो इतनी डाइवर्सिटी है, रिलीजन बेसिस में हम डाइवर्सिटी देख सकते हैं, लैंग्वेज बेसिस में डाइवर्सिटी देख सकते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन नहीं होती, इस तरीके की सिचुएशन होती, तो हमारी इंडिया भी आज यूनाइट नहीं हो पाती। तो इंडिया भी इस तरीके की गवर्नमेंट के पावर शेयरिंग गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है।
तो वे इंडिया में भी जैसे 5 सेंट्रल स्टेट लोकल गवर्नमेंट पे डिवाइड होता है, फिर ऑर्गन्स में डिवाइड होते हैं, तो उसी तरीके से पावर शेयरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है आपको क्लियर हो गया। अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो कंट्री में कहीं ना कहीं लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्शन आएगा, लड़ाई झगड़े होंगे और कंट्री की जो यूनिटी है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो बाकी मैं नेक्स्ट पेज का आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। यहाँ तक पूरे आपको जितना मैंने पढ़ाया आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा। आज मैंने आपको दोनों कंट्री की सिचुएशन के बारे में कंप्लीट करा दिया कि वहाँ पे क्या हुआ था और उन्होंने क्या, गवर्नमेंट ने जो है वो क्या डिसीजन लिया या क्या सॉल्यूशन लिया इस प्रॉब्लम का जो उनके वहाँ एराइज हो रहा था, और दोनों का रिजल्ट भी हमने देख लिया कि क्या हुआ था। और हमें इसमें ये पता चला कि पावर शेयरिंग हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और हमें पावर शेयरिंग क्यों अडॉप्ट करना चाहिए, पावर शेयरिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें आज के क्लास में पता चला है। तो आपको पूरा ये सारा रिवाइज करना है। मैंने इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया कि ये क्वेश्चन कई बार आता है कि बेल्जियम में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितनी बार अमेंड किया गया था, तो 4 टाइम्स अमेंड किया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन से आपको नोट्स बनाने, पूरे चैप्टर जितना मैंने आज पढ़ा है उसमें से आपको नोट्स बनाने और ये पूरा आपको पढ़कर पूरा सही से समझना है। सो थैंक यू क्लास। बाकी का चैप्टर हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।